नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर G20 से संबंधित है। हालिया G20 की बैठक में भारत ने डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट यानी DFFT को अस्वीकार कर दिया है। दरअसल डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट ओसाका ट्रैक प्रमुख अंतर्निहित अवधारणा है। ओसाका ट्रैक जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा आरंभ की गई एक पहल है जो डेटा स्थानीयकरण पर आरोपित प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास करती है। इसके साथ डेटा प्रवाह, क्लाउड कंप्यूटिंग इत्यादि पर नियमों के निर्धारण के लिए देशों से परस्पर विचार विमर्श करने का आग्रह करती है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने ओसाका ट्रैक का समर्थन किया है। आइए अब समझते हैं DFFT की आवश्यकता क्यों है। दरअसल डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट डिजिटल अर्थव्यवस्था के अवसरों का दोहन करने के लिए जरूरी है, संपूर्ण सामाजिक और कल्याण आधारित प्रणालियों का अनुकूलन करने के लिए जरूरी है, सरकारी संस्थाओं के बीच डेटा के पुनरुपयोग और साझाकरण से वृद्धजनों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति और उनकी प्रगति की निगरानी के लिए डेटा तक कुशल एवं स्वतंत्र पहुंच आवश्यक है। हालांकि भारत ने इससे संबंधित कुछ मुद्दों को भी उठाया है, जैसे कि डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट को न तो भली भांति समझा गया है और न ही इससे कई देशों के कानूनों में व्यापक स्थान प्राप्त है। ये जान लेना जरूरी है कि भारत अभी भी अपने डेटा संरक्षण और ई-कॉमर्स कानूनों के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के चरण में है। इसके साथ ही भारत का मानना है कि डिजिटल व्यापार से लाभान्वित होने के लिए विकासशील देशों के भीतर उनके बीच डिजिटल डिवाइड एक गंभीर बाधा है। भारत का ये भी कहना है कि डेटा से संबंधित चर्चा और वार्ता विश्व व्यापार संगठन को संदर्भित करते हुए आयोजित की जानी चाहिए। अगली खबर दूरसंचार से संबंधित है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने नेट निरपेक्षता की निगरानी के लिए ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाओं और बहुहितधारक निकाय यानी मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी MSB पर अनुशंसाएं प्रदान की हैं। ट्राई ने ये निगरानी करने के लिए कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स नेट निरपेक्षता के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, TMP यानी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी पर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं। दरअसल नेट निरपेक्षता यानी नेट न्यूट्रलिटी सिद्धांत इंटरनेट सामग्री के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार या हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है। इसके अंतर्गत किसी भी इंटरनेट सामग्री को अवरुद्ध करने, धीमा करने या किसी सामग्री को विशेष गति उपलब्ध कराने या उसके साथ विशिष्ट व्यवहार करने जैसी प्रथाएं शामिल हैं। ये सभी के लिए समानता का अवसर सुनिश्चित करता है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी पसंद की वेबसाइटों से कनेक्ट हो सकते हैं। आइए अब ट्राई की अनुशंसाओं पर नजर डालते हैं। ट्राई के मुताबिक तार्किक और आवश्यक ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाओं के संग्रह के निर्माण के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसे इंटरनेट एक्सेस सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क पर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अपना सकते हैं। दूरसंचार विभाग बहुहितधारक निकाय की स्थापना कर सकता है जो दूरसंचार विभाग को उचित TMP कोष के अनुरक्षण में सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ ही ये नेट न्यूट्रलिटी के उल्लंघन के बारे में शिकायतों की जांच करेगा और इंटरनेट सेवाओं की निगरानी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। MSB में दूरसंचार सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, शैक्षणिक और तकनीकी समुदाय, नागरिक समाज संगठन और सरकार जैसे हितधारक होने चाहिए और उन्हें NGO के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। हालिया समय में इंटरनेट तक पहुंच को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन सामग्री के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार की संभावना को लेकर वैश्विक स्तर पर व्यापक चिंताएं प्रकट हुई हैं। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। सरकार ने हाइड्रोजन ऊर्जा विकास लक्ष्यों के निर्धारण के लिए समिति का गठन किया है। हाइड्रोजन मिशन के एक भाग के रूप में ये समिति पैमाना निर्धारित करने, प्रदर्शनों यानी डेमोन्स्ट्रेशंस का समर्थन करने और अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित होगी। वर्तमान में वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने की योजना में हाइड्रोजन शामिल नहीं है। हाइड्रोजन सबसे स्वच्छ ईंधनों में से एक है जिसके वायु की उपस्थिति में दहन पर उप उत्पाद के रूप में केवल जल ही शेष रह जाता है और इससे कोई कार्बन आधारित उत्सर्जन भी नहीं होता है। हाइड्रोजन के कई अनुप्रयोग हैं, जैसे परिवहन में बसें, ट्रक, यात्री वाहन और ट्रेनें आदि शामिल हैं। स्थिर विद्युत अनुप्रयोगों में बैकअप विद्युत इकाइयां, ग्रिड प्रबंधन, दूरस्थ स्थानों के लिए विद्युत, कस्बों और शहरों के लिए स्वचालित विद्युत संयंत्र आदि शामिल हैं। ईंधन सेल के लिए पोर्टेबल अनुप्रयोगों में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यावसायिक मशीनरी और मनोरंजन संबंधी उपकरण शामिल हैं। हाइड्रोजन को ग्रे, ब्लू और
ग्रीन में विभाजित किया जाता है। ग्रे के तहत जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन कार्बन अभिग्रहण और भंडारण के साथ जीवाश्म ईंधन से उत्पादित होती है और ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित होती है। हालांकि हाइड्रोजन उत्पादन में कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे उच्च उत्पादन लागत, भंडारण में कठिनाई, हाइड्रोजन का अत्यधिक ज्वलनशील होना, मांग के कम होने की वजह से उत्पादन क्षमता के विकास में बाधाएं आना। आइए अब जानते हैं भारत में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लेह में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस परियोजना आदि आरंभ किए गए हैं। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरें। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तरीय बैठक का 6वां दौर आयोजित हुआ। दोनों देशों के बीच मई में सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने के बाद से इस विवाद के समाधान के लिए सैन्य स्तर पर वार्ताएं आयोजित की गई थी, लेकिन ये पहली बार है जब भारत और चीन ने संयुक्त रूप से वक्तव्य जारी किया है। इस समझौते के मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं सीमा पर अधिक सैनिकों की तैनाती को रोकना, जमीनी संचार को सुदृढ़ करना, एक तरफा रूप से सीमा पर स्थिति परिवर्तित करने से बचना। चावल में पोटेशियम की कमी को लक्षित किया गया। एक नए अध्ययन के मुताबिक एक विशिष्ट पादप हार्मोन जिसे जैस्मोनेट कहा जाता है, इसको लक्षित करने से चावल के पौधों को पोटेशियम की कमी के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया जा सकता है, जिससे चावल की उत्पादकता में सुधार होगा। पोटेशियम पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है। पोटेशियम की कमी वाले पौधे लवण, सूख, पाला और अन्य स्थितियों के प्रति सुभेद्य होते हैं। जैस्मोनेट जैविक कारकों जैसे कीटों, परजीवियों और अन्य रोग जनकों से पौधे की रक्षा से संबंधित है। अभ्यास का सफल परीक्षण। अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अंतर्गत वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ये एक मानव रहित विमान है जो माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम MEMS नेविगेशन प्रणाली पर आधारित है। ये अपने नेविगेशन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित MEMS यानी माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम आधारित नेविगेशनल प्रणाली का उपयोग करता है। पावरटेक्स इंडिया, ये पावरलूम यानी विद्युत करघा क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक योजना है जो कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत है। योजना के विभिन्न घटकों में शामिल है प्लेन पावरलूम का स्वस्थानीय उन्नयन, ग्रुप वर्कशेड योजना, यान बैंक योजना, पावरलूम सेवा केंद्रों को सहायता अनुदान और उनका आधुनिकीकरण या उन्नयन, सौर ऊर्जा योजना आदि। संसद द्वारा विश्वविद्यालयों से संबंधित 3 विधेयक पारित किए गए। राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020। इस विधेयक के माध्यम से गुजरात न्याय सहायक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 के अधीन स्थापित गुजरात न्याय सहायक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य फॉरेंसिक साइंस में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करता है। इसका उद्देश्य तटीय पुलिसिंग और साइबर सुरक्षा सहित पुलिस विज्ञान में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। वहीं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत स्थापित 5 IITs को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करता है। वे अब छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकते हैं। ये विधेयक इन विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करते हैं। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप योजना। इस योजना के अंतर्गत बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख इन 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को MPhil और PhD करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 5 वर्षों की फेलोशिप प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के माध्यम से MANF को लागू करता है। वर्ष 2019-20 के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित JRF नेट परीक्षा के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2019-20 से पहले उम्मीदवारों द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।